मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका पूरक पुस्तक का पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे, जो मधु कंकरिया ने लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। स्टार्ट करते हैं। नगरों व महानगरों की भाव संवेदन शून्यता तथा मशीन की तरह तेजी से भागदौड़ की जीवन से ऊब कर लेखिका मधु कांकरिया बहुत दूर दूर यात्राओं पर निकल पड़ती है। लेखिका ने बच्चों आज के महानगरीय जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के पास अपने लिए टाइम, इस कार्य को करते करते कभी कभी हमारा मन बहुत ज़्यादा घूमना चाहते हैं। ऐसा ही लेखिका ने भी किया, वह भी बहुत दूर यात्रा करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को, यात्रा वृत्तांतों को शब्द रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने अनुभूति जो उन्हें महसूस हुआ, इससे जो लेखिका को महसूस होता है वे उसे अपने यात्रा वृत्तांतों में, यात्राओं का वर्णन करते हुए उसे लिख देती हैं। प्रस्तुत पाठ साना साना हाथ जोड़ी में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और आगे हिमालय की यात्रा के हर पल परिवर्तित रूप का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। अब जो ये पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, इसमें उन्होंने सिक्किम की राजधानी का वर्णन किया है और हिमालय में जो मौसम परिवर्तित होता है हर पल, पल पल कहा ना इन्होंने, तो हर पल जो मौसम परिवर्तित होता है वह बड़ा आकर्षक है और उसका उन्होंने इतने ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाला खुद ही यात्रा करते हुए महसूस करता है। इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषता यह है कि मधु कांकरिया परिश्रमी लोगों के प्रति आदर का, सम्मान का भाव प्रदर्शित करती हैं। यात्रा वृत्तांत को आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण बच्चों मेन यही है कि जब हम यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उस जगह पर ही पहुंच गए हैं, और इसीलिए इसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो मधु कांकरिया जो है, जो मेहनती लोग होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव रखती हैं और वे सामाजिक दायित्व को बड़े ही सावधानी पूर्वक निभाती हैं। यात्राओं से ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा अज्ञात स्थानों की होने के साथ साथ ही स्व से मुक्ति मिलती है। जब हम यात्राओं पर जाते हैं तो हमें अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, इससे हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और जो स्थान जिनका हमें पता नहीं होता हमें उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसा उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रही थी। क्या था वह? लेखिका ने देखा कि आसमान जैसे उल्टा हो रहा है और जो सारे तारे हैं वे नीचे बिखरे पड़े हैं और वे चमक रहे हैं टिम कर कर। उसे देखकर लेखिका के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लेखिका जानना चाहती है कि वह क्या है। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। लेखिका को इस प्रश्न का उत्तर मिला जब लेखिका ने सब चीज़ें देखी कि ये सब क्या है, तो लेखिका के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लेखिका की जिज्ञासा शांत होती है, लेखिका को पता चल जाता है कि वह सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम और रात मेहनत करने वाले। अब जो ये स्थान था, ये इतिहास का भी और वर्तमान दोनों स्थलों को जोड़ता था। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत की और मेहनत करके इस शहर को बनाया। इस शहर का सब कुछ सुंदर था, क्या सुबह भी, शाम भी और रात भी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। अब ये जो रहस्यमयी, ये जो जादू भरी रात थी, ये मुझे बहुत अधिक मोहित कर रही थी। लेखिका ने कहा, लेखिका कहती है कि जो वो रात थी उसका जो रहस्य था वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था बरबस। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास। लेखिका ने बताया कि इन सब चीज़ों को देखकर, इस शहर की सुंदरता को देखकर जो मेरा सब कुछ था वह स्थगित हो गया, रुक गया, अर्थहीन था, उसका कोई मतलब नहीं था। वो चाहे मेरी चेतना हो और चाहे मेरे आसपास का माहौल। मेरे भीतर
बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति निद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे पास शून्य था। शून्य मतलब कुछ नहीं होना, और वो रोशनी की जादुई झालर, मतलब वो रोशनी की झालर जो दिखाई दे रही थी, जो वो गंगटोक शहर दिखाई दे रहा था, बस वह था। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास, उजाला। धीरे धीरे उस अंधकार से एक उजाला सा फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। कौन सी प्रार्थना थी वह? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो। यह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सुने। अब जो इसमें जो साना साना हाथ जोड़ी लाइन लिखी हुई है, ये नेपाल की नेपाली भाषा में ही लिखी हुई है। तो ये कब सुने लेखिका ने? जब सुबह सुबह एक नेपाली युवती प्रार्थना कर रही थी, तब वो ये शब्द सुनती है। अब लेखिका आगे बताएगी हमें, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। लेखिका ने बताया कि सुबह सुबह हमें युमथांग के लिए जाना था, पर जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं बालकनी की तरफ चली गई। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। अब लेखिका जो थी, जाना तो लेखिका को युमथांग था, पर लेखिका की जैसे ही आँख खुलती है वह बालकनी की तरफ चल देती है। और यहाँ क्यों गई वह बालकनी की तरफ? इसलिए गई क्योंकि लोगों ने बताया था कि जब मौसम साफ होता है तो इस बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है। और कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ है। अब बच्चों, मौसम तो साफ सुथरा था, लेकिन मौसम जो था वह हल्के हल्के बादलों से, आसमान जो था वह हल्के हल्के बादलों से घिरा हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। बादलों के कपाट मतलब बादल जो है वर्षा नहीं हुई। जैसे ठाकुर जी के कपाट कहते हैं दरवाजों को, जैसे ठाकुर जी के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि बादल जो है इस बार बरस नहीं पाए थे। उनके जो कपाट थे, जो दरवाजे थे, वो बंद थे। किस तरह से? ठाकुर जी कहते हैं श्री कृष्ण जी को, भगवान जी को। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी। तो अब लेखिका को जब बादल घिरे हुए थे तो लेखिका को कंचनजंगा वहाँ से दिखाई नहीं दी, पर सामने ही रकम रकम के रंग रंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। पर अब लेखिका को वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए। यह देखकर लेखिका को लगा कि वह फूलों के बगीचे में आ गई। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अब इन्होंने बताया कि जो गंगटोक से युमथांग की जो दूरी थी वह थी 149 किलोमीटर। युमथांग का मतलब है बेटा घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। इसमें इन्होंने बताया कि जो हम जब जाएंगे ना युमथांग के लिए, तो पूरे रास्ते में हमें फूलों से लदी हुई वादियाँ ही मिलेंगी। गहरी गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहे थे, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? लेखिका जब ड्राइवर से पूछती है कि क्या वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी, तो उसे वो कहते हैं ड्राइवर कि जब तुम चलोगे वहाँ पर तो खुद देख लेना। जगह जगह गदराइन पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। लेखिका ने बताया कि जब हम आगे रहे थे तो हमें वहाँ पे गदराइन पाइन के फूल और खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे। अब वहाँ पर एक जगह दिखाई दिया, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक पंक्ति में, कतार कहते हैं लाइन को, पंक्ति में जगह जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ लगी हुई। पताका झंडा होता है, सफ़ेद रंग की, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। ये जो पताकाएँ थी ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और झंडे की तरह लहरा रही थी, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। अब इन पर जो है बच्चों मंत्र लिखे हुए थे। क्या मंत्र लिखे हुए थे? नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जो वो स्थान है ना बच्चों, वो वहाँ पर बुद्धों की बहुत बड़ी मान्यता, बुद्धों को बहुत माना जाता है वहाँ पर। बौद्ध धर्म को जानते होंगे आप सभी। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले की,
तो जब भी कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108, जब कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये 108 सफ़ेद रंग के झंडे फहरा देते हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, पर इन झंडों को कभी उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। इसके बाद बताया उसने कि जब कोई नया कार्य किया जाता है ना, तब भी ये झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन तब वो झंडे सफ़ेद रंग के नहीं होते, वो रंगीन होते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानने वाला मरता है तो सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन यदि कोई शुभ काम किया जाता है तो वहाँ पर फिर झंडे जो होते हैं, जो पताकाएं होती हैं, वह रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था। नार्गे कौन? ड्राइवर है। मेरी नज़र उसकी जीप पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब जो नार्गे था, ड्राइवर भी था और वो गाइड का भी काम कर रहा था। उसकी जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी और यह तस्वीर लेखिका ने बाकी कई दुकानों पर भी देखी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब बताया, जो ड्राइवर था उनका जितेन, उसने बताया कि यहाँ इस जगह को कवि लोंग स्टॉक कहते हैं। जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। तो यहाँ क्या विशेषता है इस जगह की? इस जगह की विशेषता है कि यहाँ पर जो गाइड फिल्म बनी थी उसकी शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि चीज़खे बमसन ने, लेपचा जो है वो सिक्किम की जनजाति है बच्चों, उन्होंने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के, ये भी दोनों जनजातियां हैं, इनके यहाँ पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। स्मारक कहते हैं यादगार। बाकी जो मतलब कभी हम भूले ना उस चीज़ को, देखते हैं हमें कुछ चीज़ याद आ जाए तो उसके लिए याद में हम कोई पत्थर वगैरह ऐसी चीज़ लगा देते हैं। अब आगे, उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। अब जब हम वहाँ जा रहे थे तो हमने उन्हीं रास्तों पर कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र देखा। यह क्या है? लेखिका ने पूछा। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लेखक ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है। प्रेयर व्हील मतलब प्रार्थना करने के लिए पहिया। इसको जब हम घुमाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। क्या मैं हंस पड़ती हूँ? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। अब लेखिका को जब यह सुनकर, जब उसने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका को एकदम हंसी आ जाती है। अब लेखिका कहती है, चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, कितनी ही वैज्ञानिक तरक्की चाहे हम कर लें, फिर भी हमारे देश में जो है, जो हमारे देश की आत्मा है, वह एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। लोगों की जो मतलब कल्पनाएं हैं, लोगों के जो विचारधाराएं हैं, वह हमारे पूरे भारतवर्ष में एक जैसी ही है। बंद